नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और मैंने अभी 2021 जून का यानी पेपर तो एक साथ ही हुए थे, 2021 जून का और 2021 दिसंबर का। तो वो दोनों पेपर एक साथ ही हुए थे, तो उसका रिज़ल्ट अभी अभी आया है जिसमें मेरा JRF हुआ है। तो उसकी वीडियो बना के डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि मैम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। तो मैं आपको आज वही बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप हिंदी विषय से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैंने एजुकेशन में क्या क्या किया है। और अगर मैं अपना एजुकेशन वाला इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो ये इसलिए नहीं है कि मैं शो ऑफ करना चाह रही हूँ, बल्कि ये इसलिए ताकि लोगों को एक गाइडेंस मिल सके और वो अपना कैरियर थोड़ा ठीक डायरेक्शन में ले जा पाएँ। तो सबसे पहले मैं अपना 10th के बारे में बताऊंगी। मैंने 10th यूपी बोर्ड से किया है 2010 में, जिसमें मेरे 58% थे, यानी फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनी थी। फिर मेरा 12th भी यूपी बोर्ड से है, तो उसमें मेरे 65% बने थे, यानी फर्स्ट डिवीज़न बन गई थी। इस बात की खुशी थी क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट डिवीज़न बनाना बड़ी बात थी। फिर मैंने BA में एडमिशन लिया। BA में मेरे सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी था। तो बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ में काफ़ी बड़ी गलती कर देते हैं कि जब वो BA करते हैं तो वो हिंदी तो ले लेते हैं लेकिन उसके साथ संस्कृत नहीं लेते हैं। तो ये कुछ कॉलेज वालों की भी गलती होती है कि यानी उन्हें बच्चों को काउंसिल करना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट के साथ ये सब्जेक्ट लीजिए। अगर आप अभी तक आपने 12th की है, अगर आप हिंदी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप BA में एडमिशन लेते हैं और हिंदी लेते हैं तो उसके साथ संस्कृत जरूर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप TGT PGT की भी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर आपको प्राइमरी से लेके 12th तक सभी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम नेट के लिए ही बना रहे हैं, तो फिर आपके प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक आप सबके लिए एलिजिबल होंगे। तो उसी की स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ बताऊंगी। तो मेरे BA में हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स थे। तो मेरे BA में बने थे 67%, जो 12th से स्कोर बढ़ा था। फिर मेरे एक सर ने BA में ही मुझे पढ़ाते थे हिंदी, तो उन्होंने बोला था कि आप अगर MA करो तो वो कैंपस से करना। तो जो मेरा BA था वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से था। तो फिर मैंने वहीं मेरठ में कैंपस में एडमिशन ले लिया था हिंदी विभाग में। तो वहाँ पर मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बनी थी, 75% बनी थी। और उस टाइम 2017 में मैंने गोल्ड मेडल भी लिया था यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा नंबर लेने के लिए हिंदी सब्जेक्ट में। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ भगवान जी की दुआ से। और फिर उसके बाद 2017 में मेरी MA हुई थी 75% विद गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने B.Ed में एडमिशन ले लिया था। हालांकि मैं MPhil करना चाहती थी, क्योंकि साथ के कुछ बच्चे थे जिन्होंने MPhil में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने एंट्रेंस टेस्ट कोई नहीं दिया था। तो बिना एंट्रेंस टेस्ट के MPhil में एडमिशन नहीं होता है, तो मेरा भी नहीं हुआ था। हालांकि मैंने B.Ed में एंट्रेंस टेस्ट दिया था B.Ed का, तो मैंने B.Ed में एडमिशन ले लिया था। लेकिन मुझे एक बात बताई गई थी, टीचर्स ने मेरे ये बोला था कि अगर तुम B.Ed कर रही हो तो एक बात ध्यान रखना कि 2-3 महीनों के अंदर ही तुम्हारा नेट निकल जाना चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी करो। क्योंकि अगर तुम्हारा अभी नेट नहीं निकला तो फिर तुम भूल जाना, क्योंकि तुम B.Ed में लग जाओगी। और B.Ed और MA हिंदी दोनों की डायरेक्शन अलग है बिल्कुल। तो फिर मैंने उसकी तैयारी की। फिर मेरा 2017 में नेट भी निकल गया, यानी MA के 3-4 महीने बाद ही नेट निकल गया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी, क्योंकि मैं थोड़ा निराश थी कि मेरा MPhil में क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब मैं खुश थी कि अगर मेरा MPhil में हो जाता तो शायद मेरा नेट नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता और कहीं ना कहीं मैं फिर इतने मन से प्रयास नहीं कर पाती। तो फिर मेरा नेट हो गया था। उस टाइम जब नेट हुआ था तो मेरे नेट की परसेंटेज थी 63.66, और उस टाइम JRF की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 65 पर थी। तो मेरा 2% या 2.5% से नेट रह चुका, JRF रह चुका था, नेट हो गया था। और इधर मेरी B.Ed चल रही थी। और 2019 में मेरी B.Ed खत्म हुई। जैसे ही मेरी B.Ed खत्म हुई, ऐसे ही मेरा AMU में, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, उसमें मेरा एडमिशन हो चुका था 2019 में। तो फिर उसके बाद बीच में मैंने काफ़ी 5 बार नेट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा नेट ही हो पाया। और जबकि मैं एग्ज़ाम JRF के लिए दे रही थी तो मेरा नहीं हो पा रहा था JRF, कहीं ना कहीं रह ही जा रहा था। लेकिन इन्हीं बीच मुझे काफ़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि मेंटली हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कहाँ गलती हो रही है जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम मेहनत तो पहले से ज़्यादा कर रहे हैं और हर बार मेहनत जो हम करते हैं वो पिछले प्रयास से ज़्यादा करते हैं, तो फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी डिप्रेस थी कि मेरा अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है। और क्योंकि लोग आपको आपकी मेहनत से पहचानते हैं, उन्हें आपके रिजल्ट से मतलब होता है, उन्हें आपकी मेहनत से मतलब नहीं होता है। और होना भी क्यों चाहिए, क्योंकि सभी लोग परिणाम ही तो देखते हैं। तो इसलिए हम कुछ अपने आप को साबित नहीं मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रही थी।
और क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया या मेंटली सपोर्ट बनाए रखा, तो वो बोलते थे कि अगर आप एमए की टॉपर रही हो तो आप ये भी कर लोगी, लेकिन हिम्मत मत हारना। और इससे पहले जब मैंने, यानी अब जेआरएफ मेरा निकला, इससे पहले जब मैंने पेपर दिया था 2020 में, तो उस टाइम मैंने पहले से काफ़ी मेहनत की थी। यानी मैं दिन में 6-6 7-7 घंटे भी पढ़ी थी। अपना सब कुछ एंटरटेनमेंट का छोड़ के, वीडियो वगैरह देखना या टीवी वगैरह देखना छोड़ के मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन उस टाइम मेरा नहीं निकला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर अब जब फॉर्म निकले, मैंने फिर से नेट का फॉर्म भरा। फिर मैंने दोबारा नेट का फॉर्म भरा, क्योंकि ये होता है ना कि इस बार और देके देखते हैं, इस बार और देके देखते हैं। फिर जब एक बार पहले मैं काफ़ी मेहनत कर चुकी थी, काफ़ी टूट चुकी थी, फिर से मैंने दोबारा फॉर्म भरा। और जब मैंने फॉर्म भरा, अब के अच्छी तैयारी थी, लेकिन मैं किसी प्रेशर में आके पेपर नहीं दे रही थी, मैं रेगुलर तैयारी कर रही थी। एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उस चीज़ की तैयारी कंटिन्यू करिए, क्योंकि कोई भी पेपर आपका एक दिन की तैयारी से नहीं होता है या फिर एक महीने की तैयारी से नहीं होता है। और फिर ये तो फिर भी नेट जेआरएफ की तैयारी है, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो वो बड़ी मेहनत मांगता है। तो फिर मैंने नेट की जो अब की बार जेआरएफ के लिए फॉर्म भरा था, उसमें मैंने कंटिन्यू तैयारी की थी। एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया था। अगर वो स्किप हो भी जाता था तो मैं अगले दिन ज़्यादा पढ़ती थी। फॉर्म मैंने जो भरा था वो 2020 के नवंबर में भरा था, तो संभावना ये थी, एनटीए की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें संभावना ये थी कि शायद जून 2021 तक पेपर हो जाए, लेकिन वो जून 2021 में भी पेपर नहीं हुआ। फिर सुनने में आया कि अब अगस्त में होगा, फिर अगस्त में भी नहीं हुआ। फिर एनटीए ने क्या किया कि जो फॉर्म अक्टूबर में निकलने वाले थे वो, और जो 2020 नवंबर में या दिसंबर में भरे गए थे, उन दोनों को मर्ज कर दिया। तो फिर थोड़ा और मेंटली प्रेशर आ गया कि यानी एक तो डेट तय कर देते हैं, फिर उसमें डिले करते जाते हैं, डिले करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो फिर उसमें ये भी प्रेशर था कि अब की बार जो कैंडिडेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2 टाइम के स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, तो थोड़ा और प्रेशर था। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत की, और फिर जब पेपर दिया, और पेपर में साथ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली थी, उसमें मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी जो मेरा कंप्यूटर था वो बंद हो गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टाइम फिर से वहीं से चलता है जहाँ का आपका पहले टाइम छूटा हुआ हो। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। तो अपने आप को किसी भी पेपर में शांत रखना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने पेपर दिया। मुझे इस बार ये थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट पेपर इस बार काफ़ी टफ आया था। हिंदी का इजी था, तो ये नहीं कह सकते थे कि पेपर बहुत इजी था या पेपर बहुत टफ था। वो ठीक था, एवरेज था। लेकिन हाँ, हिंदी के पेपर की फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी टफ थी। फर्स्ट हिंदी वाली टफ थी और सेकंड में फर्स्ट वाला पेपर टफ था। तो मिला जुला वो था। फिर जब रिजल्ट आया, देखा कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया है, तो बहुत खुशी हुई। तो आपको सारी कहानी बताने का सार यही है कि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करें तो पूरी लगन के साथ करें, और कभी भी हार मत माने, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिलती है जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाते हैं। अगर आपको कहीं असफलता मिल रही है मेहनत करने के बावजूद, तो फिर भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो भी कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं। क्योंकि पिछले 3 साल से मैं भी मेहनत कर रही थी, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने, हम जिनको मानते हैं बाबा नीम करोड़ी जी, उन पर छोड़ दिया था। सबकी आस्था अलग अलग हो सकती है, तो हमने उन पर छोड़ दिया था। फिर मेहनत अपनी थी, बाकी की जो आशीर्वाद था वो उनका था, और इस बार मेरा जेआरएफ हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आप सभी को कुछ टिप्स देना चाहूँगी या कुछ एडवाइस देना चाहूँगी कि आप बिना कोचिंग के कैसे नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप अपने आप को भटकाएं नहीं कि इस कोचिंग सेंटर पे जाना है या इस कोचिंग सेंटर पे जाना है, क्योंकि उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, और रुपए वेस्ट होंगे वो भी अलग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एमए के नोट्स होते हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि एमए के नोट्स पर ही आधे से ज़्यादा सिलेबस डिपेंड होता है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं तो अपनी हिंदी का सिलेबस काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ें। जब वो पढ़ ले तो उसके बाद बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 4-5 बुक्स पढ़िए, लेकिन उन्हीं को ही पढ़िए। आज ये बुक पढ़ रहे हैं, कल ये बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो सबसे पहले एमए के नोट्स पढ़िए। फिर दूसरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उसका आधार समझिए। किसी भी हिंदी वाले छात्र के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक आधार होता है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़िए। फिर उसके बाद आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास रामचंद्र तिवारी का। फिर तीसरी बुक है आपकी भाषा काव्य शास्त्र के लिए या फिर वस्तुनिष्ठ हिंदी के लिए, वो सारी चीज़ें एक ही बुक में आ जाती हैं, वो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी।
तो आप उस बुक को पढ़िए। और फिर आती है दृष्टि पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की बुक। तो उसमें क्या दिया, उसकी बुक की एक अच्छी बात यह है कि उसमें सारा यूनिट वाइज दिया हुआ है। जब आप यूनिट वाइज पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है जो आपने पहले नहीं पढ़ी थी। तो दृष्टि पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की बुक पढ़िए। फिर अपने तैयारी के लिए, अच्छी तैयारी के लिए एजीपी पब्लिकेशन के, या अगर आपको कोई भी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और उन्हें सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से पढ़ें। तो हिंदी की तैयारी के लिए तो ये, अब बात करें फर्स्ट पेपर की, क्योंकि मेरिट तो दोनों पेपर से बनती है, फर्स्ट पेपर से भी और सेकंड पेपर से भी। तो आप फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जो मैंने फार्मूला यूज़ किया था या जो मैंने स्टडी यूज़ करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यूट्यूब और अनअकैडमी पे एक तलवीर सर हैं, उनको फॉलो किया था। अनअकैडमी पे हालांकि सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, लेकिन मैंने स्पेशल क्लासेस के थ्रू ही उन्हें फॉलो किया है। और उनसे उन्होंने भी जो भी कुछ पढ़ाया है वो मैंने उसकी नोट्स बनाए थे। और उनका ही एक यूट्यूब पे चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स के नाम से, तो वो मैंने फॉलो किया था। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी वो काफ़ी अच्छी कराते हैं, जिससे बच्चे मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, और निमोनिक्स के थ्रू वो बहुत जल्दी याद कर पाते हैं बच्चे। तो इसलिए उस सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। और फिर जो मैंने तीसरी चीज़ की थी वो की थी, एक टेस्ट बुक करके ऐप है, उस पर मैंने टेस्ट लिए थे, यानी उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो उसके मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे। यानी उसमें आपको ये फ़ायदा, मैं किसी पब्लिकेशन का या किसी टीचर का या किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने अप्लाई किया था अपने आप पे नेट जेआरएफ के तैयारी के टाइम, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। तो मैं टेस्ट बुक का कोई प्रमोशन प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि उसमें काफ़ी सारी टेस्ट है फर्स्ट पेपर के लिए। यानी यूनिट वाइज तैयारी तो मैंने अनअकैडमी और यूट्यूब से की ही थी। और केवीएस मदान की एक बुक है, वो काफ़ी माइलस्टोन है फर्स्ट पेपर के लिए। तो केवीएस मदान की बुक से और कॉमर्स नेट अचीवर्स और अनअकैडमी पे तलवीर सर से फर्स्ट पेपर की तैयारी करी थी। और जो मॉक टेस्ट या अपने टेस्ट लगा के देखे थे वो प्रीवियस के ईयर के टेस्ट बुक में से किए थे। क्योंकि टेस्ट बुक का एक फ़ायदा है, एक तो वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट देता है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ के साथ मिलती है। तो मैंने ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले अपना सिलेबस यूनिट वाइज कवर कर ले, एक बार या 2-3 बार, जितने भी बार हो सके। लेकिन एग्ज़ाम से 15 दिन बाद सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम रखें, और पेपर से 1-2 दिन पहले परेशान होना छोड़ दें, और फ्री माइंड होके जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और अपना अच्छे से पेपर देख के आइए, मेहनत आप कीजिए, बाकी भगवान सब करेंगे। धन्यवाद।